So this is the video for class 12th, chapter number 3, current electricity. तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैप्टर में कहीं मिस आउट हो गए हैं, दो क्लासेस एब्सेंट थे, कहीं गए हुए थे, तो उनके लिए स्पेशली क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे इस पे देखेंगे, कोटा के स्टूडेंट या फिर काकादेव के स्टूडेंट, ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो यू कैन get the knowledge of this chapter from my notes and this video lecture. So before starting, I will tell you about this chapter number 1 and 2. जो भी हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ के आए हैं, वहां पर चार्जेस हमारे रेस्ट की कंडीशन पे थे, जिसका मतलब है कि चार्जेस की स्टडी हम तब कर रहे थे जब वो चार्ज रेस्ट पे रखा है। सो दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम चार्ज की स्टडी रेस्ट पर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जंप कर गए हैं। सो इस वाले 3rd चैप्टर में क्या है कि अब चार्ज मोशन में है। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना इस चीज को, मोशन, और वी कैन से दैट डायनेमिक हो गया है, अब चार्ज मोशन में है। सो दिस चैप्टर विल बी फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ चार्जेस हमारे मोशन में होंगे। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, रेट, बात याद रखना है इस चीज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज को समझिए जरा। जैसे ये कंडक्टर मैंने डिजाइन किया हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और इसका इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। तो कितना टाइम इंटरवल के लिए हो गया? डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस इंटरवल में अगर हम एवरेज करंट निकालें तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो रेट देख लिया हमने, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर इसी चीज से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंस्टेंटेनियस। व्हाट वी हैव टू डू इज, आपको जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है उसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने का मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। स्क्वीज करोगे तो टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा हो जाएगा, एंड दैट टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमल, वेरी स्मॉल, रिप्रेजेंटेड एज dt। तो इसमें आपका जो चार्ज होगा वो कितना अमाउंट में फ्लो करेगा? dq अमाउंट में। सो I इंस्टेंटेनियस कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा q डिवाइड बाय डेल्टा t, दैट इज dq over dt. So I instantaneous can be written as dq over dt. अब अगर वो मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इफ इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो we can say that the current is steady. तो steady current के लिए we can write it as I is equal to Q upon T, that is electric current is equal to electric charge divided by time. Hope you understood कि current को average के representation में कैसे रखना है, instantaneous के representation में कैसे रखना है, dq over dt, delta q over delta t, and if it is a steady current then we can simply use this formula I is equal to Q upon T. Okay, now we will discuss the SI unit of electric current. क्या है इसकी ऐसा यूनिट? एम्पियर। सिंस दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो वी राइट इट इन द स्मॉल अल्फाबेट्स, AMPERE, पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है। एंड इफ यू रिप्रेजेंट इट विद अ सिंगल अल्फाबेट तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है। सो 1 एम्पियर, आपसे पूछा जा सकता है इसमें 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। इट इज बेसिकली कि अगर आपका कोई कंडक्टर है, देखो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर इस कंडक्टर में लेट्स से 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर ए और बी, तो यहां से यहां पर कितना 1 कूलम चार्ज लेके आए, इट इज 1 कूलम चार्ज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इनसाइड अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि करंट इसके अंदर कितना हो गया? 1 एम्पियर। फॉर्मूला में भी अगर रख के देखें हम लोग, ये देखो 1 कूलम चार्ज है, 1 सेकेंड के लिए आ रहा है, तो कितना हो गया? रेशियो आया 1, करंट की यूनिट एम्पियर. So 1 ampere is defined as 1 coulomb charge flowing in 1 second. Okay, so smaller units क्या है इसकी? ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसा यूनिट और 1 एम्पियर कितना डिफाइन करने के लिए पूछेगा भाई, अच्छे से इसको तैयार कर लो कि 1 एम्पियर, व्हाट डिफाइन 1 एम्पियर. So you have to write that if 1 coulomb charge is flowing from one point of a conductor to another in 1 second, then we can say that the rate of flow of charge is 1 ampere. Smaller units क्या है? मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर.
तो मिली में जो हमारा मिली एम्पियर में जो ऑर्डर है वो 10⁻³ होता है और माइक्रो में 10⁻⁶ होता है। डे टू डे लाइफ में जो भी आप करंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख रहे हो तो वो डोमेस्टिक अप्लायंस यूज करते हैं तो उसमें 1 एम्पियर करंट। लाइटनिंग जो बिजली जो होती है, थंडर थंडर जब बरसात वगैरह होती है तो बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, जो एम्पियर है वो कितना है, 10⁴ एम्पियर, इतना है, बहुत ज्यादा है। और करंट इन अवर नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्व के अंदर, उसमें भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। दैट करंट, दैट द ऑर्डर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड इज 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। नाउ हियर, नाउ we will come to the topic, what is the direction of current? डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालोगे? चलिए, यहाँ पे एक हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर दिखाया है उसमें रिप्रेजेंटेशन, और अंदर ये मैंने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाया हुआ है। तो जब हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट करें, ये 2 सेल की बैटरी है और उसको हमने कनेक्ट किया है, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल V+ एंड नेगेटिव टर्मिनल V-। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर से ऐसे पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्टर के अंदर इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट इज V- टू V+। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का करंट है ये, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो है वो जो हमने उसका डायरेक्शन जो डिफाइन किया है वो है फ्रॉम पॉजिटिव, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट का नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। और जो आपका कन्वेंशनल करंट है वो आपका है पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। देखो यहाँ पर जो आई रिप्रेजेंटेशन है ये, दैट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक करंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये आई, वो उस कंडक्टर के ऊपर इस एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाएगा एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ हियर इज अ नोट, आई हैव रिटन अ नोट दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सभी लोगों को ये चीज थोड़ा सा एक एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है वो, कि करंट के पास डायरेक्शन भी है कि हाँ भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना भी है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाई? क्यों भैया ऐसा क्यों बोला गया? द रीजन बिहाइंड दैट इज, ऑल्दो इट हैज direction and magnitude both, but it does not obey the laws of vector addition। जब तक कोई क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा तब तक उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन ये, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोल रहा है अगर कोई बच्चा, तो वो बोल तो पार्शियली करेक्ट बोल रहा है, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी। तब तक सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी जब तक वो ये वर्ड नहीं बोलेगा, इट वेक्टर क्वांटिटी के लिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। बट हेयर अगर हम देखें यहाँ पर एक डायग्राम में, देखो कि अगर एक वायर है उसमें 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, दूसरे में भी 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इट विल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि जो थर्ड वायर है उसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एंगल है ना, आप इस एंगल को अगर वेरी करोगे तो कोई भी यहाँ पर 3 एम्पियर ही आएगा। इसका मतलब है कि कोई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होगा। अब जब ये वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हुई। और अगर थोड़ा सा आप हायर स्टडीज में करोगे जाके तो वहां पे पता चलेगा कि ये एक टेंसर है, करंट इज अ टेंसर। तो टेंसर्स के अंदर, अब ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पे जाओगे तो वहां पे होगा, अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दूंगा आगे हायर क्लासेस के, तो उसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज टेंसर। टेंसर के अंदर स्केलर्स भी आते हैं, वेक्टर्स भी आते हैं। टेंसर ऑफ रैंक वन इज स्केलर, टेंसर ऑफ रैंक, तो ये आप आगे चल के अभी देखोगे। अभी मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा, तो अभी मैं इस चीज को अभी यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ फॉर द नॉलेज कि करंट इज अ टेंसर। अभी टेंसर क्या है वो आगे डिस्कस करा जाएगा हायर स्टडीज में।
अच्छा, फॉर्मूले अब तक के जो सेक्शन में हमने पढ़ा उसमें क्या है, फॉर्मूले I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूले अब तक के सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम, अगर हम लोग आगे लगाएंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। एंड सिंस यू नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द number of electrons and E is the charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं Q की जगह ये रिप्लेस कर दूं Ne, तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज Ne डिवाइड बाई T। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है इतना करंट फ्लो कर रहा है इतने टाइम के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, जहाँ पे n का फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरीके से पूछी जा सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, तो वहां पर करंट निकालिए और उसका डायरेक्शन बताइए। तो अगर करंट का डायरेक्शन निकालना है तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इस डायरेक्शन में है इसकी स्पीड। तो करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। एंड चार्ज कैसे, जो एक इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे निकालोगे, चार्ज डिवाइड बाई टी। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E डिवाइड बाई टी। टी कैसे निकालोगे, टी कैन बी कैलकुलेटेड एज कि सर्कमफ्रेंस कितना है, ये देखिए सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस एंड v इज द वेलोसिटी। सो टाइम पीरियड आपने निकाल लिया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट, सो E डिवाइड बाई टाइम पीरियड यहाँ पे उठा के पटक दिया, ये देखो t की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, तो t की वैल्यू यहाँ पर रखने पर क्या होगा, 2 पाई r डिवाइड बाई v, तो I का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका EV ओवर 2 पाई r। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, 1 मार्क 2 मार्क्स की प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेडियस इतना है, वेलोसिटी इतनी है, फाइंड द करंट। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इधर इस वाले पार्ट से, दैट इज एरिया अंडर द IT कर्व। तो एक बात बताओ जरा कि ये I और T में, यहाँ पे I हमने एम्पियर लेना है और यहाँ पे ये टाइम सेकंड में लेना है। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम भी लगा लेंगे और हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एरिया अंडर IT ग्राफ, ये I और T के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये कर्व हो गया यहाँ से 0 AB के, यहाँ पे लेट्स से 0 OAB, इसके बीच में जो ये एरिया होगा है ना, इस कर्व के नीचे, अंडर दिस कर्व, दिस एरिया इज द क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे निकाली गई है, सीधी सी बात है कि I का एक्सप्रेशन क्या था, Q बाई टी, तो Q कैसे निकलेगा, I मल्टीप्लाइड बाई टी। मतलब अगर हम यहाँ पर कोई इस एरिया के नीचे, सपोज करो ये यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पर कुछ एरिया कंसीडर किया, लेट्स से दिस एरिया, तो एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल कंसीडर किया, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है, करंट है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ये क्या निकला, अगर इसमें देखें हम, ये इस वाले इतने सेक्शन में देखें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया निकला ना। तो एरिया आई वाला फैक्टर लिया, ये लेंथ हो लिया, ये ब्रेड्थ हो लिया, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगी, वो क्वांटिटी एरिया निकला, और दैट एरिया इज डिफाइंड एज चार्ज। तो अगर आपसे बोला जाए कि 0 to 10 सेकेंड्स के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो आपको क्या करना है, IT ग्राफ में जो भी कर्व दे रखा है उसका एरिया, उसके अंडर में जितना भी एरिया होगा उसको कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इधर ओ ए एंड बी, और एक प्लेस से यहाँ पर पॉइंट एक मार्क कर देते हैं C। तो इस कर्व के अंडर में एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा, क्योंकि जो फिगर है वो ट्रेपेजियम का है। या फिर आप दूसरा भी ले सकते हो कि यहाँ पर जो ये फिगर बन रहा है एक स्क्वायर शेप तरीके से है और एक ट्राइंगल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, वो भी एक तरीका है। बट डायरेक्ट करके देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस OC, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज BC। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा AB, यहां से देखिए 10 माइनस 5 करेंगे तो ये 5 आ रहा है, और OC 10 है, तो 5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई BC कितना हो जाएगा, 5। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5। देखो यहाँ पर जरा जो I रिप्रेजेंटेशन है करंट के लिए, तो कैलकुलेट करो इसको जरा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 75 डिवाइड बाई 2 विच गिव्स यू 37.5। हाँ, 37.5 निकाला तो आपने, एरिया क्या देता है आपको, चार्ज देता है। तो चार्ज की
यूनिट क्या होगी, कूलम। विदाउट यूनिट लिख के आओगे टीचर काट लेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आंसर तो सही निकाल रहा है बच्चा, यूनिट नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को मेंशन करके रखिए। आपको बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है और इन सब चीजों की नॉलेज लेके आपको जेई का एग्जाम्स भी निकालने हैं। और अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, तो जो भी फॉलो करोगे मेरी वीडियो को, काइंडली लाइक सब्सक्राइब, जितना ज्यादा बढ़ाओगे और उतना ज्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और बच्चों को डिलीवर करूँ और करूँ और करूँ। तो प्लीज मोटिवेट मी, एंड इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव, सब्सक्राइब इट। रवि की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पर चार्ज दिया गया है हमारा किसके फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में, कि चार्ज टाइम का फंक्शन है, चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि करंट निकालिए आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, कितना होगा, तो बेसिकली अब जो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करोगे वो करोगे dq ओवर dt, मतलब डिफरेंशिएट कर दो इस चार्ज को। देखिए जरा, जो चार्ज दे रखा है आपको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं जरा। क्यूब दे रखा था आपको a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अच्छा, डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है, तो अभी मैं वीडियो लेक्चर्स नेक्स्ट सेक्शन जो स्टार्ट करने वाला हूँ 11th का, उसमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आप वहां से पढ़ लीजिए। जो भी बच्चे मैथ्स लिए होंगे तो वो ऑफकोर्स जो मैथ्स के टीचर है पढ़ाने वाले, वो आपको डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो सारे फॉर्मूले वगैरह वो सब पढ़ाएंगे, डिटेल स्टडी करवाएंगे। फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके, और साइन कॉस का जैसे भी है वो वहां पे है। लेकिन जो बेसिक आपको चाहिए वो उसकी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 2022 का 11th क्लास का, तो उसके वीडियोस अभी आने वाले हैं, उसको देखिएगा अभी। फॉर इंस्टेंस अभी समझ लीजिए, जो डेरिवेटिव करोगे इस फंक्शन का, तो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स ए टी। यहाँ पर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2t मिलेगा, ए एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू हमने लिख रखी है, ये ऐसा यूनिट्स में है, 5, 3 एंड 1। अच्छा, बी टी मतलब बी कांस्टेंट है, बी तो बाहर ले लिया, टी का डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे 1 ही रहना है, 0 का कांस्टेंट, कांस्टेंट सी तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है। तो आपका जो डेरिवेटिव आया दैट इज दिस। अब आपको करना क्या है, आई निकालना था एट टी इज इक्वल टू 5, तो जहां पर भी टी है उधर पे वैल्यू रख दें, और ए और बी की वैल्यू यहां से उठा के रख दें। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, और टी की वैल्यू आपको 5 सेकेंड लेनी थी, 5 सेकेंड रख ली। बी की वैल्यू जरा देखो कितना था, बी की वैल्यू है 3, तो 3 रख लिया। सो 5 5s आर 25, 25 2s आर 50 प्लस 3 गिव्स यू 53। हाथी घोड़ा क्या, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई निकाल रहे हो तो यहाँ लिखना भाई एम्पियर, ठीक है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो वहां टिक मार देता है 53 आया है, कितना आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखो, प्रिपरेशन करो, 12th आप एक ही बार कर रहे हो, अच्छे से करो और एक ही बार में निकाल दो। जो 11 12th की जो प्रिपरेशन होती है, और जो 11th पढ़ चुके हैं वो 12th की चीजें स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी है प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन के टाइम पे आपको 11 12 का बोर्ड दोनों को लेके क्लब करके चलना होता है। अगर आप जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सीक्वेंस वाइज इस चीज को फॉलो कीजिए। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक का जो सेक्शन था उसमें करंट के बारे में, उनके उसका डायरेक्शन और कुछ फॉर्मूले और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको देखते हैं कि ईएमएफ के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। फिर इसके बाद आपको ओम्स लॉ एंड फर्दर वीडियोस में आपको इसी प्लेलिस्ट में आगे मिलती जाएगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।